इस वीडियो में हम लोग ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 1 के भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में कौन से कथन सही हैं। तो पहले हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊँचा है। और दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट की ऊँचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, ये कथन बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, न कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है, बिल्कुल सही कथन है। अब हम लोग अगर देखेंगे पश्चिमी घाट पे अगर नज़र दौड़ाएंगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी किस क्षेत्र में है कि पश्चिमी घाट के उत्तर में है कि दक्षिण में? तो देखेंगे तो पश्चिमी घाट के दक्षिण में अनाईमुड़ी है, और अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। और इस कथन में यही कह भी रहा है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो पहला कथन गलत हो गया, दूसरा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक महाराष्ट्र की सीमा बनाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसी एक ऑप्शन में हमको चुनाव करना है कि निम्न में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र राज्य से सीमा बनाता है। तो महाराष्ट्र अगर हम लोग मैप पे देखें, आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए। तो अगर हम लोग मैप में अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्य बनाते हैं। 6 राज्य जो है महाराष्ट्र की सीमा बनाते हैं। अगर हम लोग उत्तर पश्चिम में देखें तो उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमा गुजरात बनाता है। अगर उत्तर की तरफ देखें तो मध्य प्रदेश बनाता है। अगर फिर हम लोग उत्तर पूर्व की तरफ देखें, उत्तर पूर्व की तरफ महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो इसकी सीमा छत्तीसगढ़ बनाता है। वहीं अगर दक्षिण पूर्व की तरफ देखें तो इसकी सीमा तेलंगाना बनाता है। और इसके अगर महाराष्ट्र के दक्षिण में देखें तो दक्षिण में 2 राज्य इसकी सीमा बनाते हैं, एक तो कर्नाटक और दूसरा गोवा। इस प्रकार अगर हम चारों कथन देखते हैं तो इसमें जो है डी हमको सही उत्तर मिलता है। जो महाराष्ट्र की सीमा ये 6 राज्य बनाते हैं, उसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म दिया हुआ है, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया है। तो ये जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं वही बताना है कि इसमें कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो देख लेते हैं प्रश्न, एक बार देख लेते हैं पूरा प्रश्न, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है, बिल्कुल सही है। लिम्बू जनजाति सिक्किम में निवास करती है। कार्बी जनजाति जो है इसमें दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कार्बी नहीं है। कार्बी जो है ये पूर्वोत्तर भारत में निवास करती है, खास करके असम राज्य में। अगर आप लोग ध्यान दें तो कार्बी एंगलोंग एक जो है पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है, वो पूर्वी भारत में उसका विस्तार है, खास करके असम राज्य में। उसी जो है पहाड़ी पठारी क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है जिसका नाम कार्बी है। तो ये दूसरा कथन जो है दूसरा ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। तीसरा जो है डोंगरिया कोंद जो है उड़ीसा राज्य में निवास करती है, बिल्कुल सही है। और चौथा कुट्टू नायकन जनजाति जो है केरल में निवास करती है, ये भी सही है। इस तरह 1, 3, 4 सही है और दूसरा जो है गलत है। तो इस देख लेते हैं ऑप्शन में 1, 3, 4 सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये तो जो है हम लोग का इन्वायरमेंट से संबंधित है, देख लेते हैं। इन्वायरमेंट वाला भी एक सवाल देख लेते हैं इसमें। तो कह रहा है कि जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है, जीवमंडल नीचे विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन कह रहा है, भारत के 12 जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में कुल 18 जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 18 में से 12 को जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, झीलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें 4 कथन दिया हुआ है, इसी में बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है झीलों के संदर्भ में। तो पहला है, वूलर झील भारत में
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वूलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। वूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दूसरा कह रहा है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, बिल्कुल सही ये भी है। चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील होने के साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है ये, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। निजाम सागर झील जो है मंजीरा नदी जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है, जो आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, और इसी नदी पर जो है निजाम सागर झील बनाया गया है, तो सी कथन भी सही है। डी कथन है गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में न स्थित होकर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत जो है बांध सोनभद्र नदी पर बनाया गया है, सोनभद्र में रिहंद नदी पर बनाया गया है। इस तरह ये गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस तरह इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो झीलों के संदर्भ में बाकी तीन कथन तो सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है इसमें गलत है। तो इस प्रकार ये सवाल हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दुर्गापुर लौह संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब दुर्गापुर लौह संयंत्र के बारे में बताना है, 4 कथन दिया हुआ है, इसी में एक जो है सही नहीं है, यही हमको चुनकर बताना है, वही राइट आंसर होगा। तो पहला कथन देखते हैं, इस संयंत्र की स्थापना 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। देखिए इस संयंत्र की स्थापना तो 1959 में हुई थी, लेकिन जर्मनी के सहयोग से नहीं बल्कि ये ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी, ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। इस प्रकार ये कथन पहला ही कथन जो है गलत है। तो अगला कथन बी वाला जो दिया है क्या है, इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। ये दुर्गापुर लौह संयंत्र को जो है लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार से और उड़ीसा से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही कथन है। और सी में दिया है इस संयंत्र को कोयला इसको झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। दुर्गापुर लौह संयंत्र को कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। डी वाले में दे रखा है इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है, बिल्कुल ये भी सही है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र को जो है जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये बी सी डी तो तीनों कथन सही हैं, लेकिन ए वाला गलत है। तो सही उत्तर क्या हो, और गलत वाला ही पूछ रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है, कूट के माध्यम से। सही उत्तर चुने। 4 देश दिए हुए हैं, पहला जो है इसमें दिया है कांगो, दूसरा केनिया, तीसरा तंजानिया और चौथा सोमालिया। अब इसी में बताना है कि ये जो चारों देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, इसमें किस देश से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो अगर हम लोग देखें मैप पे, अगर देखें अगर विषुवत रेखा की स्थिति देखें तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में गैबन से जाती है, गैबन के बाद ये कांगो, फिर कांगो गणराज्य, फिर जो है अगर हम लोग आगे देखें तो ये केनिया, सोमालिया, रवांडा, इन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो अगर हम देखें तो इसमें तंजानिया नहीं आता, तो कांगो, केनिया और सोमालिया, इन सभी देशों से जो है विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ऐसे बंदरगाह या पत्तन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ऐसे बंदरगाह जो है आंतरिक पत्तन कहलाते हैं, ऐसे बंदरगाह आंतरिक पत्तन कहलाते हैं। और भारत में आंतरिक पत्तन का उदाहरण कोलकाता बंदरगाह जो है भारत में आंतरिक पत्तन का उदाहरण है। अगर हम विश्व की बात करें तो मैनचेस्टर बंदरगाह जो है ये भी आंतरिक पत्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 कथन दिया हुआ है, अब उसी में कह रहा है कि इन कथनों में कौन सा सही है। तो पढ़ लेते हैं, एक बार कथन पूरा पढ़ लेते हैं। पहला कथन है रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। तो बिल्कुल सही है, रूर या निम्न राइन प्रदेश जो है यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है, बिल्कुल सही कथन है। कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, कोलोन यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ये भी सही है। तो जो दोनों कथन दिए हुए हैं इसमें दोनों कथन जो है सही है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है 4 ज्वालामुखी इसमें दिए हुए हैं और उन्हीं चारों में से हमको चुनाव करके बताना है कि इनमें से कौन से ज्वालामुखी जो हैं वो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो
पहले में एटना दिया हुआ है, दूसरा एकांकागुआ दिया हुआ है, तीसरा किलिमंजारो और चौथा वेसुवियस। अब इन्हीं चारों में से हमको बताना है कि कौन सा मृत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी देखिए, एक तो सुषुप्त ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है उसी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण ये चारों में एकांकागुआ और किलिमंजारो। एकांकागुआ और किलिमंजारो। एकांकागुआ के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुप्त ज्वालामुखी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुप्त ज्वालामुखी है। और ये किस देश में है? ये जो है पेरू देश में अवस्थित है। वहीं अगर किलिमंजारो की बात करें तो किलिमंजारो जो है ये तंजानिया देश में अवस्थित एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इस तरह जो है 2 और 3 ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। इसी को जो है सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिया है एलिफेंट रिजर्व और सूची 2 में दिया हुआ है राज्य। अब इसी को सुमेलित करके हमको सही उत्तर बताना है। तो वैतरणी एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहाँ है? वैतरणी एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो वैतरणी और ब्राह्मणी नाम की 2 नदियाँ उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती हैं। इसके बारे में एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है। इसके मुहाने पर, जहाँ मतलब इनका मुहाना होता है बंगाल की खाड़ी में, अगर उस पर हम लोग देखें तो वहाँ पे ऑली रिडले नाम के कछुए का प्रजनन होता है। तो भारी संख्या में जो है ऑली रिडले कछुए जो हैं यहाँ पहुँचते हैं और उनको प्रजनन होता है। इसलिए ये दोनों नदियाँ यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। इसी के नाम पर जो है एक एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, उसका नाम वैतरणी है। तो वैतरणी एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगर लेमुरु की बात करें तो कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ये काफ़ी चर्चित था। छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में एलिफेंट रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व है। सोनितपुर की बात करें तो सोनितपुर जो है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व ये असम राज्य में है। वहीं अगर वायनाड एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो ये केरल में है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 4, 1, 2, 3? ऑप्शन जो है बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यूरोप की इसमें दिया है 2 कथन दिया हुआ है। इसमें बताना है निम्न में से कौन सा सही है। 2 कथन दिया हुआ है, दोनों कथनों को पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस तो सीन नदी के किनारे अवस्थित है, ये हम लोग तो जानते हैं। लेकिन जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नहीं है। सीन जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है, बल्कि वोल्गा सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी यूरोप की है। ये कहाँ किस सागर में अपना जो है गिरती है या किस सागर में अपना मुहाना बनाती है? ये आप इस प्रकार यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा है जो कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पर तो अवस्थित है, लेकिन ये जो है यूरोप की लंबी नदी नहीं है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। तो इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसमें 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में बांध दिया हुआ है और सूची 2 में जो है इसकी अवस्थिति पूछ रहा है। तो करीबा बांध जो है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। आसवान बांध जो है ये आसवान बांध नील नदी पर है। आसवान बांध नील नदी पर है। ओवन बांध की अगर बात करें तो ये श्वेत नील नदी पर है। और कैंजी बांध की अगर बात करें तो ये नाइजर नदी पर है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रमुख जलसंधियों से संबंधित है और इसमें पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग, चारों जो दिया हुआ है ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। पहले में जलसंधि और दूसरा कह रहा है कि किस किस को जोड़ता है। तो पहला डोबर जलसंधि, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, बिल्कुल सही कथन है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। बेनिफिशियो जलसंधि जो है ये टेरेनियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, बिल्कुल सही कथन है। फिर ऑप्शन सी में कह रहा है ओट्रेंटो जलसंधि जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। ओट्रेंटो जलसंधि जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। वहीं अगर कर्च जलसंधि को देखें तो कर्च जलसंधि जो है ये काला सागर और अजो सागर को जोड़ता है।
कर्च जल संधि काला सागर और अजोर सागर को जोड़ता है, ना कि मरमरा सागर को। काला सागर और मरमरा सागर जो है ये बॉस्पोरस की जल संधि द्वारा जुड़ता है। ये बास्पोरस, अगर यहाँ बास्पोरस दिया होता तब तो ये सही सुमेलित हो जाता, लेकिन ये कर्च जल संधि का पूछ रहा है, तो कर्च जल संधि काला सागर और अजोर सागर को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हम लोग का, दिया हुआ है, दो कथन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा सुमेलित है। तो पहला है ओशिनिया महाद्वीप में कुल 20 देश हैं। ओशिनिया महाद्वीप जो प्रशांत महासागर का एक भाग है, ओशिनिया महाद्वीप जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, उसमें कुल 20 देश हैं। बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। और इसका जो है भाग ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा तथा पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। अगर ओशिनिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। और पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। देखिए इसका अगर ओशिनिया महाद्वीप की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी इसका छोटा देश, सबसे छोटा देश नहीं है। इसका सबसे छोटा देश नौरू है, नौरू है, पापुआ न्यू गिनी नहीं बल्कि नौरू है। तो इस प्रकार ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है। पोर्ट रेडियम स्थित है और वो मीठे पानी की झील है, उसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम है। तो अगर हम लोग कनाडा देश के बारे में देखें तो यहाँ पर जो है 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों का देखिए कभी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है, कभी जैसे ये इस प्रकार ये प्रश्न पूछ लिया पोर्ट रेडियम किस झील पर तट अवस्थित है ये पूछ लिया। तो इसी प्रकार जो है पूछा जाता है। तो अगर देखें हम लोग इन 5 झील को, तो एक बार आप जो है मैप पे देख लीजिएगा। तो अगर कनाडा की इन झीलों को देखें तो पहले ग्रेट बियर इसके सबसे उत्तर में अगर हम लोग देखें तो ग्रेट बियर सबसे उत्तर में इसके अवस्थित है। अगर फिर इसके ग्रेट बियर के अगर दक्षिण में हम लोग देखें तो ग्रेट स्लेव नामक झील है, ग्रेट स्लेव। फिर अगर इसके दक्षिण में चलें तो हमको एक झील दिखाई देगी अथाबास्का झील दिखाई देगी, अथाबास्का। फिर अगर जाएँ हम लोग इसके दक्षिण में तो विनीपेग भी एक झील दिखाई देगी, विनीपेग। तो इस प्रकार इन झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। आप एक बार इसको मैप में देख लीजिएगा। और मीठे पानी की वह झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम है, तो वह झील जो है ग्रेट बियर है। ग्रेट बियर के तट पर ही पोर्ट रेडियम अवस्थित है और यह मीठे पानी की झील है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 4 इसमें दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन एक सा सुमेलित